नमस्कार। आप सभी लोग जो साथ में जुड़े हुए हैं, सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। आज 4 अप्रैल 2020 और हम अपने इस प्रौध सीरीज़ का चौथा सेशन करने जा रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे प्रौध के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, प्रौध के मूलभूत सिद्धांतों की। प्रौध के ये जो मूलभूत सिद्धांत हैं, ये 5 सिद्धांत हैं और इन 5 सिद्धांतों की पहली बारी चर्चा प्रौध के प्रणेता ने आइडिया एंड आइडियोलॉजी बुक के लास्ट चैप्टर कॉस्मिक ब्रदरहुड में की थी। और ये 5 सूत्र चूँकि मौलिक सिद्धांत हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे तमाम जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उनके निदान का रास्ता बताती हैं। तो आज इस ओर हम अग्रसर हों, बढ़ें। और जो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो अपने आप में बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान देता है। तो इसलिए इस पे मैं थोड़ा विस्तृत चर्चा करूँगा, थोड़ा समय इसमें मैं लगाऊंगा। इसके पीछे एक वजह भी है। वजह ये है कि जब आप ये समझेंगे, जब आपको ये विश्वास हो जाएगा, when you have the conviction that this is the right philosophy, not only the reason that this is given by the प्रौध प्रणेता, सिर्फ ये वजह नहीं बल्कि आप अपने आप में भी इस चीज़ को एसेस करें, एनालाइज करें कि नहीं, this is the only solution left with us। फिर आप जब उस कन्विक्शन और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे प्रौध का कारवां आगे बढ़ने लगेगा। तो मैं शुरुआत करता हूँ पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल से। वो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल मौलिक सूत्र कहता है, समाज आदेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य। No individual should allowed to accumulate any physical wealth without the clear permission or approval of the collective body। मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना समाज के लिखित अनुमति के धन संचय, भौतिक संपदा के संचय का अधिकार नहीं होगा। अब हम यूजुअली एक सोच रखते हैं कि यार ये जो रुपया है, पैसा है, मनी है, वेल्थ है, ये इनफाइनाइट है, ये अनंत है, अगर लोग रख भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल है नहीं। और ये मैं जब धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो आपको जस्टिफाई भी करूंगा कि ये वेल्थ इनफाइनाइट नहीं है, ये लिमिटेड है। और लिमिटेड वेल्थ है तो किस लिए है। प्रौध के प्रणेता कहते हैं कि इस पूरी यूनिवर्स के अंदर में जो भी भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक संपदाएं हैं वो सारे यूटिलाइजेशन के लिए हैं। सिद्धांत का नाम भी है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियोरी। तो ये यूटिलाइजेशन के लिए है, ये एक्यूमुलेशन या मिसयूज के लिए नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हम सब लोगों की, मतलब भारतवर्ष के 130 करोड़ लोग नहीं बल्कि दुनिया के जो ये तकरीबन 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, ये हम 8 बिलियन लोगों की कलेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो जब ये वेल्थ इनफाइनाइट नहीं है और इसका जो एक्यूमुलेशन, संचय होता जा रहा है कुछ लिमिटेड हाथों में, जिसकी की चर्चा मैंने पहले क्लास में भी की थी, फर्स्ट सेशन में भी किया था, उन आंकड़ों की शायद थोड़ी सी पुनरावृत्ति हो, लेकिन बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हैं और यहाँ पे उनकी चर्चा करना रिलेवेंट भी है, सामयिक भी है। जैसा मैंने कहा था कि ऑक्सफैम 2018 की रिपोर्ट जब जनवरी के महीने में आई तो
ये दुनिया भर के अखबारों की जो फ्रंट लाइन थी, वो दुनिया भर के अखबारों की फ्रंट लाइन थी, 8 individuals' wealth is equivalent to the wealth of 50% poorest population of the earth। मतलब 8 लोगों की धन संपदा, पर्सनल वेल्थ, दुनिया के 50% आबादी के संपदा के वेल्थ के बराबर है। ये 2018 के ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है। 2019 के ऑक्सफैम की रिपोर्ट जब आई तो भारतवर्ष के अखबारों की सुर्खियां थीं, 9 इंडिविजुअल्स इक्वल टू द 50% पॉपुलेशन वेल्थ ऑफ इंडिया। मतलब भारत के 50% की आबादी जो कि 65 करोड़ है, तो 65 करोड़ लोगों के पास जितना वेल्थ है उतना सिर्फ 9 लोगों के पास है। और 2020 की बात करते हैं, 2020 में जब ऑक्सफैम का आंकड़ा आया तो उन्होंने बताया कि दुनिया भर में 1% लोगों के पास जो वेल्थ है वो 99% लोगों के वेल्थ से भी डबल है, दुगना है। और भारतवर्ष के अंदर में 1% लोगों के पास 70% पॉपुलेशन के वेल्थ का 4 गुना है, 4 टाइम्स। मतलब 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया मतलब 95 करोड़। थोड़ा सा इसको एग्जेजरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब 100 करोड़ आबादी के पास जितने पैसे हैं, जितना वेल्थ है, उतना प्रतिशत लोगों के पास उतना नहीं है, उसका 4 गुना है। तो आप सोचिए, विजुअलाइज कीजिए कि ये जो असीमित धन नहीं है, जो लिमिटेड है, उसका इतना एक्यूमुलेशन पूरे इकोनॉमी के लिए कितना हार्मफुल है, लोगों के लिए। ये जो दुनिया की आधी आबादी आज के दिन में गरीबी में, भूखमरी में अपना जीवन बिता रही है, उसके पीछे रीजन यही है। भारतवर्ष में जो 30 रोजाना खाने को नहीं मिलता है, यही एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है। थोड़ा हम इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं। भारतवर्ष में 5 लोगों के पास, जो कि पहले सेशन में मैंने कहा था, बताया था, 5 लोगों के जो पर्सनल वेल्थ है वो तकरीबन $125 बिलियन। व्हेन इट ट्रांसलेट्स इनटू इंडियन करेंसी, जब हम उसको रुपए में बदलते हैं तो ये होता है तकरीबन 8.5 लाख करोड़। 10 लोगों की अगर हम बात करें तो ये है $185 बिलियन, मतलब 13 लाख करोड़ रुपए। और लास्ट ईयर था वो उसने बताया कि इस देश में 119 पूंजीपतियों की वेल्थ जो है वो है $440। एंड अगेन जब हम इसको इंडियन करेंसी में ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो ये होता है तकरीबन 30 लाख करोड़ रुपए। और बार्कलेस की एक रिपोर्ट थी जिसने बताया कि 831 इंडिविजुअल्स का वेल्थ जो है वो $720 बिलियन है। मतलब ये तकरीबन आपका 50 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। और अगर आप इसको वर्ल्ड मैप पे ले जाएं, ग्लोबल लेवल पे अगर हम इसकी बात करें, तो 5 इंडिविजुअल्स, उनका वेल्थ है तकरीबन $500 बिलियन। मतलब इंडिया के 5 बड़े पूंजीपतियों से भी 4 गुना ज़्यादा। ये $500 बिलियन हो जाता है आपका 35 लाख करोड़ रुपए। अगर आप 10 लोगों की बात करें तो ये है तकरीबन $800 बिलियन, मतलब 56 लाख करोड़ रुपए। और फोर्ब्स का एक डेटा है जो कहता है कि इस दुनिया में तकरीबन 2200 बिलियनियर्स हैं
और उन 2200 बिलियनियर्स की जो कलेक्टिव वेल्थ है वो है 9 ट्रिलियन डॉलर्स, मीन्स 6 करोड़ 30 लाख करोड़। मैं दोबारा से कह रहा हूँ इंडियन करेंसी में 900 बिलियन तो बड़ा आसान लगता है, सॉरी 9 ट्रिलियन तो बड़ा इजी हो जाता है, 9 ट्रिलियन डॉलर्स, अच्छा 9 ट्रिलियन डॉलर्स, बट जब आप इसको रुपये में जब कन्वर्ट करेंगे 6 करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए। और ये पूंजीपति करते क्या है? एक पूंजीपति अपनी पत्नी को अपने बर्थडे, उसके बर्थडे पे हवाई जहाज गिफ्ट करता है। दूसरा पूंजीपति जो उसका भाई है वो अपनी वाइफ को, उससे इंस्पायर होके अपनी वाइफ को उसके बर्थडे पे क्रूज गिफ्ट करता है। और जो मैंने कहा था कि दाना मांझी जिनकी पत्नी का देहांत हो गया, जिसको ना सरकार ने एम्बुलेंस प्रोवाइड किया ना वो खुद एम्बुलेंस लेने की हालत में थे, अपनी पत्नी के शव को उठा के अस्पताल से अपने घर के 12 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने उसके शव को कंधे पे ले रख के किया। तो ये मैंने उस दिन भी प्रश्न उठाया था कि क्या हम एक सिविलाइज्ड समाज में जी रहे हैं? क्या हम एक सभ्य समाज का हिस्सा हैं? तो बिल्कुल नहीं है। और प्रउत के प्रणेता इस तरह के समाज की कल्पना बिल्कुल नहीं करते हैं जहां एक आदमी तो इतने लग्जरी में जिएगा और उनके अरबों बच्चे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया की जो 50% पॉपुलेशन आज गरीबी, गुर्बत, पॉवर्टी में है, वो आज कष्ट में है। तो 400 करोड़ लोग कष्ट में जिए और 4 लोग या 40 लोग या 4000 लोग बहुत लग्जरी का जीवन जिए, तो ये श्री प्रभात रंजन सरकार जी को, प्रउत के प्रणेता को बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और जो चीज़ प्रउत के प्रणेता को स्वीकार्य नहीं है, उनका शिष्य होने के नाते, उनका डिसाइपल होने के नाते हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि शोषण के इस समाज को उखाड़ फेंकें, जड़ से उखाड़ फेंकें, जहां हमारे सारे भाई बहन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, लैंग्वेज, नेशनलिटी, स्टेटहुड, सारी चीज़ों से परे शोषण की दुनिया से बिल्कुल अलग एक खुशनुमा समृद्धि का जीवन जिए। ये हम सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका शिष्य होने के नाते। शायद अभी भी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं बन रही होगी, थोड़ा और मैं आपको 1-2 आंकड़ों के माध्यम से साझा करता हूं कि ये धन के ऊपर संचय, सीलिंग ऑन वेल्थ क्यों महत्वपूर्ण है। अब भारतवर्ष के सबसे बड़े पूंजीपति की बात कीजिए, उनकी जो पर्सनल वेल्थ है वो तकरीबन आज के दिन में 40 बिलियन डॉलर्स है, जो आज रुपया 75 रुपये के आसपास में $1 की कीमत है। तो उनकी पर्सनल वेल्थ है 3 लाख करोड़ रुपए। लेकिन अगर उनको 300 करोड़ रुपए का भी एक प्रोजेक्ट डालना होगा, नया कोई बिजनेस शुरू करना होगा सिर्फ 300 करोड़ का, ही पॉजेस 3 लाख करोड़ ऑफ रुपीज। बट इफ he is willing to go for a new industry or project of 300 crore rupees, he will not invest his money, rather he will go to the bank. वो बैंक को बोलेगा कि आप हमारे इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर दो। तो ये और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि धन तो उन्होंने संचय कर ही लिया जो लिमिटेड है, प्लस वो पैसा इकोनॉमी का हिस्सा भी नहीं है। और ये स्थिति सिर्फ भारतवर्ष की नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कैपिटलिस्ट यही काम कर रहे हैं कि वो लोग लाखों करोड़ रुपए पे बैठे हुए हैं, लेकिन 100, 200, 400, 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के लिए भी वो बैंक से लोन लेते हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया की इकोनॉमी मंदी के कगार पे नहीं है, बल्कि मंदी में प्रवेश कर चुकी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आज से 1 वीक पहले 27 मार्च को
IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, नाउ वी हैव इंटर्ड इनटू द फेज ऑफ रिसेशन। हम मंदी में पहुंच चुके हैं। इसकी आधिकारिक घोषणा राजेश नहीं कर रहा है, बल्कि IMF की चीफ ने कर दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला समय आर्थिक तौर पे खराब होने जा रहा है, और उनके लिए और ज़्यादा खराब होगा और ज़्यादा विषम होगा जो ऑलरेडी गरीबी में, पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो गई है कि हम प्रौत प्रणेता का शिष्य होने के नाते प्रौत के इस झंडे को बिना एक पल गंवाए लेकर समाज में निकल पड़े। एक सिर्फ उदाहरण और दूंगा तो आपकी जो है वो क्लैरिटी अगर थोड़ी कम भी रह गई हो या मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूं, तो शायद आप इसके माध्यम से अच्छे से समझ जाएंगे। और वो उदाहरण है कि आप याद करके देखिए, आपकी उम्र जो भी हो, लेकिन पीछे के आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने प्रधानमंत्रियों का आप दौर याद करें, तो वर्तमान से लेके मैं पीछे तक की बात कर रहा हूं, और नाम मैं किसी का नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से ऐसा लगता है कि मैं उनके पक्ष में हूं या उनके विपक्ष में हूं। तो मैं तथ्य की बात करूंगा, विषय वस्तु की बात करूंगा, इंडिविजुअल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे हर प्रधानमंत्री जब एक समृद्ध देश के अंदर में विदेश दौरे पे जाते हैं तो उनसे एक बात कहते हैं, या वहां के पूंजीपतियों से वो एक बात कहते हैं। वो बात क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आप हमारे देश में आइए, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्री में आकर इन्वेस्ट कीजिए, जिसको हम सामान्य भाषा में FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या विदेशी पूंजी निवेश। आप क्यों कहते हैं, जाके मांगते हैं? किसी भी दल का प्रधानमंत्री हो, इस देश का मैं नागरिक हूं तो वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। तो मेरे देश का प्रधानमंत्री या मेरा प्रधानमंत्री बाहर के देशों में जाके क्यों हाथ फैलाएगा? मांगने को फैलाना ही कहते हैं, चाहे आप 1 लाख करोड़ रुपए मांगिए या 100 रुपए मांगिए, मांगना मांगना होता है। तो मेरा प्रधानमंत्री जाके क्यों पैसे मांगेगा? 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। हम एक स्वतंत्र सार्वभौमिक देश है। वी आर अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड सोवरिन कंट्री, जो कि हमारा संविधान भी कहता है। तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की क्या आवश्यकता है? हम स्वतंत्र देश है और हमारे पास एक स्वतंत्र इकाई है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? 2 काम है उसके। एक, इस देश की में बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करेगा उसके लिए पॉलिसीज बनाना, रेपो रेट कम करना, रिवर्स रेपो रेट कम करना, CRR घटाना या बढ़ाना, कैश रिजर्व रेशियो उसको घटाना या बढ़ाना। और दूसरा महत्वपूर्ण काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, रुपया छापना। तो स्वतंत्र देश की स्वतंत्र इकाई खुद रुपया क्यों नहीं छापती है? हमारे देश के प्रधानमंत्री, हर प्रधानमंत्री घूम घूम के ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भीख क्यों मांगते हैं? तो इसका मतलब है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बाहर जाके पैसे मांगने के लिए बाध्य है, तो कोई ना कोई एक इकोनॉमिक मैकेनिज्म है, एक आर्थिक बाध्यता है कि हम स्वतंत्र और सार्वभौम देश होते हुए भी एक लिमिट से ज़्यादा नोट नहीं छाप सकते हैं, रुपया नहीं छाप सकते हैं। तो यही प्रौत के प्रणेता के ये सबसे छोटे शिष्य का प्रश्न है भारतवर्ष के उन तमाम अर्थशास्त्रियों से, वित्त मंत्री से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर से, इकोनॉमिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, सभी लोगों से प्रौत प्रणेता के ये सबसे छोटे शिष्य का प्रश्न है कि अगर हम स्वतंत्र देश होकर नोट नहीं छाप सकते हैं, तो किसी भी व्यक्ति विशेष को इतनी असीमित संपत्ति रखने का अधिकार कैसे दे सकते हैं? और
यही प्रउत का मौलिक सिद्धांत, पहला मौलिक सिद्धांत, प्रउत प्रणेता का ये सूत्र हमारे लिए सारे रास्ते खोलता है। फिर से मैं दोहराता हूं सूत्र को। समाज आदेशेन बिना धन संचय अकर्तव्य। This wealth is not unlimited, so no individual should be allowed to accumulate any physical wealth without the clear permission or approval of the society. और आप देखिए आज हमारी परेशानियों की जड़ में क्या है। सरकार हर बात के लिए हाथ खड़े कर देती है, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसा नहीं है तो हम हॉस्पिटल्स नहीं खोल सकते हैं, हम सड़कें नहीं बना सकते हैं, हम रेलवेज में ट्रैक्स पुराने हो गए हैं उनकी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, नए ट्रेन्स नहीं ला सकते हैं, पोर्ट का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ नहीं बना सकते हैं, प्रोफेशनल और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं हैं। लेकिन जब इन जो धन्ना सेठों ने, धनाढ़ लोगों ने जो सीमित पैसे के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, जब इन पे सीलिंग लग जाएगी तो वो पैसा जो कुछ हाथों में जाके रुका पड़ा है वो हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो जाएगा। और हमारे तो गांव के बड़े बुजुर्ग जो अनपढ़ थे उन्होंने हमें बताया कि अरे तालाब का ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है लेकिन बहती हुई नदी का पानी साफ रहता है। तो ये जो कुछ हाथों में जाके तालाब में जाके ये पैसा अनयूटिलाइज्ड है, अनप्रोडक्टिव है, इसको हम अगर प्रउत प्रणेता के पहले सूत्र को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा हो जाएगा। और आप विजुअलाइज करके देखिए कि ये जो सिर्फ 831 लोगों के पास में, ये मैंने बताया कि 50 लाख करोड़ रुपए हैं, तो मैं ज़्यादा की बात ना करके सिर्फ इन 50 लाख करोड़ रुपए की बात करूं तो आप सोचिए कि इन 50 लाख करोड़ रुपए में कितने सड़कें बनेंगी, कितने हॉस्पिटल्स बनेंगे, कितने स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ बनेंगे। और जब सारा काम स्टार्ट होगा, डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होगा, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो हर हाथ को काम मिलेगा। और जब हर हाथ को काम मिलेगा, हर हाथ को रोजगार मिलेगा, व्हेन एवरी इंडिविजुअल विल बी पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। जरूरी नहीं है कि वो नौकरी ही करेगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप अगर स्किल है तो वो कुछ अपना काम कर सकता है, लेकिन इकोनॉमी में काम में इन्वॉल्वमेंट के कारण लोगों के पास समृद्धि आएगी, भौतिक समृद्धि आएगी, जो आज एक बड़ा तबका गरीबी में, पॉवर्टी में जी रहा है। तो अगर हम सिर्फ इस एक सिद्धांत को इसके इंटायरिटी में, इसकी समग्रता में अगर लागू कर देते हैं तो अब आप विजुलाइज कर सकते हैं कि नहीं, प्रउत प्रणेता ने जो ये एक सूत्र दिया है हमारी 80-90% आर्थिक समस्याओं का समाधान देता है। तो ये था हमारा पहला मौलिक सिद्धांत। और मुझे लग रहा है कि अभी समय है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं और सूत्रों की भी चर्चा करते हैं। तो मैं अब चलता हूँ दूसरे मौलिक सिद्धांत की ओर, जो सूत्र नंबर 13 है कंटिन्यूटी में। दूसरा सूत्र है मौलिक सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल, वो है स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोगा प्रकर्तव्य विचार समर्थित वंटंच। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोगा प्रकर्तव्य विचार समर्थित वंटंच। There should be maximum utilization and rational distribution of the
mundane, supramundane and causal potentials of the universe. यूनिवर्स के अंदर में जो भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपदाएं हैं, उनका अधिकतम उपयोग और विचार समर्थित बंटवारा, मतलब रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। इसको भी समझते हैं हम। संस्कृत के शब्द हैं, सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन चीज़ों की क्लैरिटी रहेगी तो हम अपनी चीज़ों को समाज में ले जाके बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकेंगे। थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा कि आपको उदाहरणों के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ। एक एक शब्द को लेके चलते हैं। पहला शब्द है स्थूल। स्थूल, मंडेन। मंडेन, तो मंडेन पोटेंशियलिटीज़ क्या है? मंडेन पोटेंशियलिटीज़ हैं आपकी ये जो 5 फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, उसको प्रणेता ने कहा स्थूल या मंडेन पोटेंशियलिटीज। ये 5 फंडामेंटल फैक्टर्स वो क्या है? ये है सॉलिड, लिक्विड, ल्यूमिनस, एरियल एंड इथेरियल। मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पोटेंशियल्स। और इसमें वो कहते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। शब्द चयनिका में उन्होंने चर्चा की है, बहुत जगह पे उन्होंने हमें इशारे किए हैं, हमें बताया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ों के मिलने की संभावना है। उसमें वो कहते हैं कि अभी हमने समुद्र को बहुत एक्सप्लोर नहीं किया है। समुद्र के अंदर अभी भी अथाह ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो मानव समाज के विकास या समृद्धि में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। और आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाके देखिए, अगर आज से हम 10-20 साल 25 साल पीछे अपने को ले जाएं तो हम पाएंगे कि जो उन्होंने वायु पोटेंशियल की बात की, तो हम ये आज से शायद 20-25 साल पहले ये सोच भी नहीं सकते थे कि एयर से हम पावर जनरेट कर सकते हैं। सोलर एनर्जी भी, हम सोलर को भी, सूर्य की रोशनी को भी हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम नहीं सोच पाए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रौद्ध के प्रणेता ने 1959, 1959, 60 में ही हमें बता दिया था कि ये चीज़ें हैं। तो अर्थ, सॉलिड, पृथ्वी के अंदर हम जानते हैं कि पृथ्वी को भी अभी हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। लिक्विड, जल, समुद्र, समुद्र को भी, हाइड्रो पावर्स है हमारे पास में जो वाटर से ही आता है, आप जानते हैं। तो समुद्र को भी अभी हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है। और जैसा कि मैंने वायु का बताया आपको कि विंड एनर्जी हम उसको पावर में कन्वर्ट कर रहे हैं, उससे हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। भविष्य में हम और भी कुछ कर सकते हैं जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होगा। और प्रौद्ध के प्रणेता ने ये बहुत ख़ास बात कही कि उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, यूटिलाइजेशन को बहुत प्रश्रय दिया। अगर वो प्रोग्रेसिव नेचर का है तो वो सारे डेवलपमेंट्स और इन्वेंशंस जिससे मनुष्य का जीवन आराम का होता है, उसके जीवन में भौतिक कार्य करने की ज़रूरतें कम होती हैं, वैसे सारे टेक्नोलॉजीज़ और इन्वेंशंस को उन्होंने प्रश्रय दिया है। वो कहते हैं कि साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो। अगर सप्ताह में 2 घंटे काम करके भी काम चल जाए तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हाड़ तोड़ मेहनत करो। तुम मनुष्य हो, विवेकशील प्राणी हो, चिंतनशील हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे अपने हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, तुम वो काम करो। और क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स में उन्होंने एक नई विधा, 2 नई विधाएं जोड़ी, पीपल्स इकोनॉमी और साइको इकोनॉमी। तो साइको इकोनॉमी में वो कहते हैं कि मनुष्य का ये जो जीवन है वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि उसका जीवन जो है स्पिरिचुअल परस्यूट्स के लिए है, वो आध्यात्मिक पथ पे चलने के लिए है। तो आध्यात्मिक पथ पे भी तो हम तभी चलेंगे ना जब मेरा मन शांत होगा, हमारा शरीर जो है वो बहुत थका हुआ नहीं होगा। तो इसलिए श्री जो प्रौद्ध के प्रणेता हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के पूरे इस्तेमाल की वकालत करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो ये हो गया स्थूल। यूनिवर्स को भी अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। जैसा अभी रिसर्च हो रहे हैं, अलग अलग ग्रह पे हम जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि वहाँ पे भी बहुत सारे मिनरल्स और ओर मिल रहे हैं। वो 1-2 ग्रहों की बात है, अभी तो पूरा यूनिवर्स ही, पूरी कायनात पड़ी हुई है जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है। तो ये हो गए हमारे स्थूल पोटेंशियल्स। अब आते हैं हम सूक्ष्म पोटेंशियल्स पे।
सूक्ष्म पोटेंशियल्स क्या है, सुप्रामंडन पोटेंशियल्स क्या है, तो शायद थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल होगा, बट उसको मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से शायद आप तक ज़्यादा कन्वे कर सकूँगा। ये जो पैरासाइकोलॉजिकल जो पोटेंशियल्स हैं हमारे, परा मनोविज्ञान की जो हमारी क्षमताएं हैं, ये हमारे सूक्ष्म या सुप्रामंडन पोटेंशियल्स हैं। कैसे हैं? आपके मन में एक भाव उठा कि अरे राजेश जी से बड़े दिनों से बात नहीं हुई, राजेश दादा को फ़ोन करता हूँ, और पता चला कि अचानक आपके फ़ोन की घंटी बजती है, मोबाइल की घंटी बजती है, और आप देखते हैं कि आपके मोबाइल पे राजेश दादा का फ़ोन आया हुआ है। व्हाट इज़ दिस? वो जो भाव तरंगे हैं जिसको कि टेलीपैथी कहते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है, एक ये पोटेंशियल है, ये एक क्षमता है जो हमें कनेक्ट करती है, या आपकी बात सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं मेरे मन में आती है, जिसको प्रबुद्ध प्रणेता ने सूक्ष्म पोटेंशियल्स के अंदर में रखा। सिर्फ ये एक टेलीपैथी ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप कह सकते हैं प्रीमोनिशन, बहुत लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान हो जाता है, जिसमें आप एक सबसे बड़ा उदाहरण दे सकते हैं। आज से संभवतः 550 साल पहले फ्रांस में एक ज्योतिष हुए जिनका नाम बहुत ही पॉपुलर है, नॉस्ट्रेडेमस, जिन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की या भविष्य में होने वाले घटनाओं का उन्होंने अनुमान लगाया। द प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्रेडेमस, इट्स अ वेरी पॉपुलर बुक ऑल अक्रॉस ग्लोब। तो ये जो प्रीमोनिशन है, जो घटनाओं को पहले देख सकते हैं या उसका अनुमान लगा सकते हैं। क्लेयरवोयंस मतलब सूक्ष्मदर्शी, या जिनकी इंद्रियां बहुत तेज काम करती हैं, अति इंद्रियदर्शी। जैसे मेरी सोच या मेरे समझने की शक्ति बहुत कम है, आप मुझे कोई चीज़ समझाएंगे तो शायद वो मुझे समझने में बड़ा समय लगे, लेकिन कुछ लोगों की सोचने समझने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है। आप उनको इतना सा बताएंगे और वो पता चला कि पूरा विजुअलाइज कर लेंगे कि हाँ ये आगे ऐसा होगा, वैसा होगा, और ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्लेयरवोयंस। तो ये सारे जो पोटेंशियल्स हैं, ये हमारे सुप्रामंडन पोटेंशियल्स के एग्जाम्पल हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा एनिमल या बर्ड वर्ल्ड में ट्रांसफ़र कर दूं, वहाँ से दो एक एग्जाम्पल्स अगर आपको दूं, तो मुझे लग रहा है कि चीज़ों की ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक उदाहरण लेते हैं एनिमल वर्ल्ड से। आप देखिए, इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि कहीं पे भी अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर अर्थक्वेक की संभावना होती है, तो जो घर के पालतू जानवर हैं या बहुत सारे जानवर हैं जो रेस्टलेस हो जाते हैं, वो कह नहीं सकते, वो बता नहीं सकते कि भूकंप आने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर जो एक इनबिल्ट इनहेरेंट उनकी जो एक ये क्षमता है, वो उनको आगाह कर देती है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ सुप्रामंडन पोटेंशियल। और ये हम मनुष्यों के अंदर में भी है, जिसको हम सब लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ये लगता है कि गिने चुने लोगों में ही होता है। ठीक है, दूसरा दो एग्जाम्पल लेते हैं पक्षियों की दुनिया से। पक्षियों की दुनिया से एक एग्जाम्पल आप लीजिए। जब ग्रहण लगने वाला होता है, सूर्य ग्रहण विशेषकर, तो आप देखेंगे कि उसके पहले ही पक्षी अपने घोंसले में लौटने लगते हैं। उनको किसी ने भी स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ाया है, उनको पता भी नहीं है कि यह ग्रहण क्या होता है, और क्या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा, या चंद्रमा और पृथ्वी के बीच चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगा, उनको कुछ नहीं पता है। बट दे रिटर्न बैक टू देयर नेस्ट कि अब ग्रहण होने जा रहा है। और लास्ट एग्जाम्पल चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देगा, वो एग्जाम्पल है माइग्रेटरी बर्ड्स का। सर्दियों में आप देखेंगे कि साइबेरिया से और जो बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड प्लेसेस हैं, वहाँ से पक्षी भरतपुर या अलग अलग जो बर्ड सेंचुरीज हैं इंडिया में, वहाँ वो आते हैं।
तकरीबन 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है भारत और साइबेरिया के बीच में, एग्जैक्टली शायद 14,660 किलोमीटर। पक्षियों के ब्रेन में कोई जीपीएस फिट नहीं है, लेकिन भरतपुर आने वाला माइग्रेटरी बर्ड अगले साल भी भरतपुर ही आएगा, वो काजीरंगा नहीं जाएगा। अगर उनके बच्चे हुए तो अगले साल वो बच्चे भी भरतपुर आएंगे, काजीरंगा नहीं जाएंगे। तो क्या उनके अंदर कोई जीपीएस का सिस्टम फिट है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक शक्ति है, एक पोटेंशियल है, क्षमता है जो उनको गाइड करती है कि सर्दियां आ रही हैं, अब हम एक्सट्रीम कोल्ड में जाने वाले हैं, साइबेरिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, देन नाउ वी हैव टू मूव टू इंडिया, और वो भरतपुर आता है, काजीरंगा आता है। These all examples must have cleared the conception of this सूक्ष्म पोटेंशियल या सुप्रामंडेन क्षमता को संभवतः आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और तीसरा है कारण पोटेंशियल्स, कॉजल पोटेंशियल्स। फिर वही बात है कि शायद इसको भी डिफाइन करना उतना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं अपनी बात को या इस कॉजल पोटेंशियल्स को समझाने की कोशिश करूंगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जा रहे हैं और अचानक से आप अपने विचारों में खोए हुए हैं, और अचानक से आप देखते हैं कि एक बहुत ही तेज गति से एक गाड़ी आ रही है, एंड यू हैव और वो बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का टाइम होता है, बट यू सडनली जंप टू वन कॉर्नर और आप बच जाते हैं। अब ये देखिए, आप ये जो सडनली जंप करके एक कॉर्नर में जाके अपने को बचा लेते हैं, तो इसके लिए आपको कोई MBA और PhD करने की आवश्यकता नहीं है। एक अनपढ़ आदमी जिनको कि पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल पाया, वो भी इसी तरह से रिएक्ट करेंगे जैसे कि एक पढ़ा लिखा आदमी रिएक्ट करेगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉजल पोटेंशियल, कि हमारे अंदर कुछ चीजें हैं, इनबिल्ट हैं, जिसको निखारने की आवश्यकता है, उन क्षमताओं को, उन पोटेंशियल्स को, तो वो हम सडनली रिएक्ट कर जाते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने मतलब न्यूटन के पहले सेव के पेड़ से सेव को गिरते हुए लाखों लोगों ने देखा होगा, लाखों क्यों शायद करोड़ों लोगों ने देखा होगा, बट किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई कि यार ये सेव नीचे क्यों गिरता है, पेड़ से टूटने के बाद ये ऊपर क्यों नहीं चला जाता है। इट स्ट्राइक टू हिज माइंड, एंड व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, तो हमें क्या मिला? हमें मिला ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें मिला गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द सेम कॉजल पोटेंशियल। एक उदाहरण देके इसको मैं वाइंड अप करूंगा। एक साइंटिस्ट थे, बाथ टब में एक दिन नहा रहे थे, और बाथ टब में नहाते नहाते उनके भी दिमाग की बत्ती अचानक से जली, और वो उसी हालत में कहते हैं कि गलियों में दौड़ पड़े चिल्लाते हुए, यूरेका यूरेका। व्हाट इज यूरेका? यूरेका इज अ रोमन वर्ड फॉर पा लिया या मिल गया। और वो क्या मिल गया? वो थे आर्किमिडीज, और उनको जो मिला वो था द लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि पानी में हम जब किसी वस्तु को डालेंगे तो वो उसमें ऊपर रहेगा या नीचे जाएगा, तैरता रहेगा या डूब जाएगा। द लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट was discovered by Archimedes. This is an example of the causal potential. तो प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं कि मनुष्यों के अंदर में ये जो भी स्थूल, सूक्ष्म और कारण क्षमताएं हैं, इनका क्या कहते हैं? चरमोपयोग, मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। फिर क्या कहते हैं? प्रकर्तव्य, करना ही होगा। आप एक एक शब्द को देखिए,
कितने सुंदर तरीके से उन्होंने कहा है, समझाया है। कोई एम्बिग्यूटी, कोई दुविधा की स्थिति उन्होंने नहीं रखी है। बिल्कुल सुबह जैसे होता है ना सर्दियों में, घास पे जो ओस की बूंद होती है एकदम चमकता निखरता हुआ, बिल्कुल ही वैसा ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टल क्लियर उन्होंने अपने शब्दों को रखा है। तो ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण है, पोटेंशियल्स है, इनका चरमोपयोग, अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्रकर्तव्य करना ही होगा। और फिर कहते हैं विचार समर्थित वंटंच। विचार समर्थित मतलब विवेक सम्मत, रैशनल, वंटंच मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो हमारे मंडेन, सुप्रामंडेन और कॉजल पोटेंशियल्स है, वी हैव टू गो फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दीज पोटेंशियल्स एंड इनका एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और ये क्यों करना पड़ेगा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसलिए करना पड़ेगा कि इस कायनात के अंदर में, यूनिवर्स में जो उन्होंने पोटेंशियल्स दिए, वो उन्होंने दिए पूरे मानव समाज के समग्र विकास के लिए, हमारे आपके जीवन को सुविधा युक्त बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था के नाम पे दुनिया के कुछ गिने चुने लोग ऐश आराम और अय्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। बजाय उसके उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी लोगों का जीवन जो है सुख और समृद्धि का हो, इसलिए इनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की आवश्यकता है। और रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सभी लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ everyone should be guaranteed and fulfilled। और जो 10वें सूत्र में उन्होंने कहा अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुत्पातेन, मतलब जो बची हुई संपदा है सभी लोगों के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद वो मेरिटोरियस लोगों में उनके योग्यता के आधार पे, उनके सेवा के आधार पे, जन कल्याण या समाज कल्याण के आधार पे हम उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। दिस इज कॉल्ड रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो सूत्र 12 और 13 की चर्चा की, 14, 15 और 16, 3 सूत्र अभी बचे हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि इन सूत्रों के ऊपर भी एक विस्तृत व्याख्या हो। विस्तृत व्याख्या के पीछे मेरा सिर्फ एक ध्येय है, एक लक्ष्य है कि हमारे अंदर चीज़ों की क्लैरिटी हो। जब हमारे अंदर चीज़ों की क्लैरिटी होगी तो हमारे अंदर एक कन्विक्शन होगा कि नहीं, दिस philosophy is workable, this is not an utopian idea। ये कोई काल्पनिक दर्शन नहीं है। मैं सिर्फ ये इससे हटके मैं बात कर रहा हूँ कि ये प्रौत प्रणेता ने दिया, इसके बाद हमारे पास किसी किंतु परंतु सवाल जवाब के लिए जगह बचता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनके शिष्य हैं और हमारे जब गुरु ने कह दिया तो हमारे लिए एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य है, तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ उसमें सोचने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन समाज चूंकि उनको उस दृष्टिकोण से नहीं देखता है, तो समाज के लोगों को हमें समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और जब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको समझाएंगे, बताएंगे, तो जैसे हम कन्विंस्ड हैं वैसे वो कन्विंस्ड होंगे। और जब वो कन्विंस्ड होंगे तो जो एक सूत्र वाक्य दिया प्रौत के प्रणेता ने, मोरलिस्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो हमारा काम जो लोगों को जोड़ने का है, हम उनको जितना बेहतर समझा पाएंगे उनके जोड़ने की गति उतनी ही तेज हो जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन की समाप्ति कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 45 मिनट का सेशन हो चुका है। और अब आप सभी लोगों के क्वेश्चंस में लेना चाहूँगा। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस यहीं पे लिखें और आप जो है मैं उनके जवाब दूंगा। अजीत कुमार जी ने पूछा है कि प्रौत कार्यकर्ता प्रशिक्षण के लिए क्या जरूरी है। शायद क्या वर्ड उसमें छूट गया है, तो क्या मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूँ अजीत जी। सबसे बड़ी ज़रूरत है अजीत जी, आपका
प्रभुत्व के प्रति एक कन्विक्शन का पैदा होना, उस कन्विक्शन को कमिटमेंट में कन्वर्ट करना, और आपको ये जिम्मेदारी लेना कि जैसे तद्भवानंद दादा ने, रघुनाथ दादा ने किया, गणेश भट्ट दादा कर रहे हैं, राजेश जी भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो मुझे भी प्रभुत्व के लिए करना है। और आप अपने शहर में, क्यों अपने शहर में? क्योंकि प्रभुत्व के प्रणेता ने कहा थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। आप अपनी जगह पे, तो आप अपनी जगह पे कार्यक्रम आयोजित करें, जिसको कि लास्ट क्लास में, सेशन में मैं एड्रेस करूंगा, जो कि कैसे हम इसको अप्लाइड साइड है कि हमारा एक्शन प्लान क्या हो, वो मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आप सभी लोगों, अजीत जी के सवाल के माध्यम से आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने जगह पे खुद भी पढ़ें और प्रभुत्व से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करें, लोगों की ट्रेनिंग हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं और प्रभुत्व के इस स्वरूप को हम विशाल कर दें, बड़ा कर दें, आंदोलन में कन्वर्ट कर दें। संजय जी ने एक सवाल पूछा था कि पूंजीवादी व्यवस्था में भी भौतिक संसाधनों का उपयोग होता है, तो प्रभुत्व में भौतिक संसाधनों का प्रगतिशील उपयोग का अर्थ क्या हुआ? संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के लिए। यहाँ एक बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो भी भौतिक चीज़ों का उपयोग कर रही है, लेकिन वो भौतिक चीज़ों का उपयोग किस लिए? फॉर सेलेक्टेड फ्यू, कुछ गिने चुने लोगों के लिए। और प्रभुत्व की व्यवस्था में ये जो है भौतिक ही नहीं, अगले सूत्र में जब आऊँगा तो भौतिक, अधिभौतिक और स्पिरिचुअल पोटेंशियल की बात होगी। तो ये स्थूल, सूक्ष्म, कारण, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक जो हमारे पोटेंशियल्स हैं, इन सब का उपयोग किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, बल्कि 800 करोड़ लोगों के लिए होगा। और 800 करोड़ लोग क्यों? पशु पक्षियों के लिए होगा, पेड़ पौधों के लिए होगा, पूरे इन्वायरमेंट के लिए होगा, पूरी इकोलॉजी के लिए होगा। दिस इज द प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन विच इज नॉट कन्फाइंड फॉर चूजन फ्यू, रादर देन इट इज आवर पैट्रिमोनियल कलेक्टिव प्रॉपर्टी, और ये हम सब लोगों के उपयोग के लिए होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी एक बहुत ही खूबसूरत सवाल के लिए। संजय देव जी ने पूछा है रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन को फिर से एक्सप्लेन करें। तो संजय जी ये कल के क्लास में मैंने इस पे चर्चा की थी, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हीं चीज़ों का दोहराव हो जाएगा। तो कल के क्लास की आप वीडियो देख लेंगे, विशेषकर जो 10वां सूत्र है कि उसको आप देख लेंगे, अतिरिक्तम प्रदातव्यम, जिसमें कि प्रभुत्व के प्रणेता कहते हैं कि मेरिटोरियस लोगों को कुछ अलग से दोगे। दूसरा एक रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये भी अर्थ है कि मान लीजिए मैं फिजिकली फिट हूँ तो मेरी ज़रूरतें अलग हैं, लेकिन एक आदमी जो फिजिकली फिट नहीं है उसकी ज़रूरतें अलग हैं। तो मान लीजिए कि जो मुझे ज़रूरत है वही आप उसको भी देंगे, तो अगेन इट्स नॉट अ रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से प्रभुत्व के प्रणेता ने उसको डिफाइन किया है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आप उसको देखेंगे। एक प्रश्न आया है, चयन देव ने पूछा है कि प्रभुत्व को ब्लॉक लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चयन, आप जब जाओगे मेरे फर्स्ट पोस्ट जिसमें मैंने ये कहा था कि हम प्रभुत्व का क्लास करेंगे, उस सिलेबस में आप जाएंगे तो सिलेबस के अंदर में ब्लॉक लेवल प्लानिंग ऑलरेडी एक चैप्टर है। तो जब ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे आएंगे तो उसकी पूरी विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग कैसे होगी। दुर्गानंद शर्मा जी, बहुत धन्यवाद भाई। दुर्गानंद जी ने पूछा है कि अगला क्लास कब होगा। तो दुर्गानंद जी ये क्लास जो है 1 अप्रैल से सुबह 10 बजे से फेसबुक पे लाइव आ रहा है, और कल भी सुबह 10 बजे हम लोग लाइव होंगे, परसों भी, और टारगेट हमने लिया है 14 अप्रैल तक का। अगर 1-2 दिन पहले अगर वाइंड अप हो जाएगा तो मुझे नहीं पता, बट कोशिश ये है कि लॉकडाउन के पीरियड का पूरा सदुपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग इस प्रभुत्व के लिए करें। ऑन एवरी डे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स भी 10 बजे सुबह फेसबुक पे लाइव। अनुज ने पूछा है कि प्रोटिस्ट क्या नॉन मार्गी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्रभुत्व एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है, और सामाजिक आर्थिक दर्शन में, इस सामाजिक आर्थिक दर्शन में प्रभुत्व के प्रणेता ने
पूरी कायनात की बात की है, किसी कोई आनंद मार्गियों की उन्होंने बात नहीं की। ये दर्शन उन्होंने आनंद मार्ग के फॉलोअर्स के लिए नहीं दिया, बल्कि मैं बार बार कह रहा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, धर्म, जाति, रंग, राष्ट्रीयता से परे सबके लिए ये दिया। तो जब सबके लिए दिया तो हम आप रोकने वाले कौन होते हैं? उसका पूरा हक बनता है कि वो पहले प्रौत की मुख्य धारा में शामिल हो। और अनुज, मेरा और तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने आचरण, कर्म और दायित्व से अपने आप को इतना निखारें कि वो आने वाला आदमी, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, तो बोले कि यार बहुत जी लिया जिस तरह से जीते आए थे, अब तो लाइफ लीड करना है तो आनंद मार्ग की भावधारा में बहके ही लीड करना है, जिसका कि प्रौत प्रणेता ने हमें चरम निर्देश में भी आदेश दिया, सबों को सतपथ पे लाना। लेकिन जब हम प्रौत के आंदोलन की बात करेंगे तो हम तब सतपथ पे लाने की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब आप, क्योंकि ये मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन जब संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका आनंद मार्ग दर्शन से भी साक्षात्कार होता है। एंड मेनी आर एडॉप्टिंग द पाथ ऑफ ब्लिस, आनंद मार्ग की भावधारा में वो भी बहने लगे हैं। और आपको ये जान के एक सुखद आश्चर्य होगा कि इसमें सिर्फ हिंदू धर्म के फॉलोअर्स नहीं हैं, बल्कि इस्लाम धर्म के भी फॉलोअर्स आज इनिशिएशन ले रहे हैं। अभिषेक जी, शायद आप लेट से जुड़े। कॉजल पोटेंशियल्स के बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत ही विस्तार से डिस्कस कर दिया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पोस्ट क्लास जब ये वीडियो फिर से फेसबुक पे अपलोड रहेगा मेरे टाइमलाइन पे, तो आप इसमें देख लेंगे तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रगतिशील शब्द को और स्पष्ट किया जाए। मनोज जी, आप हमेशा फंसाने का काम करते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब आपने फंसाया ही है, तो प्रौत प्रणेता की कृपा से कुछ दो चार शब्द बोलना चाहूँगा। प्रगतिशील का जो हम एक आम एक तात्पर्य लेते हैं, वो फिजिकल लेवल में प्रोग्रेस को लेते हैं, या डेवलपमेंट इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड एक्चुअली। लेकिन हम कहते हैं ना कि बड़ा प्रगति हो रहा है, तो उसको यूजुअली हम भौतिक टर्म में लेते हैं। लेकिन ये भौतिक टर्म में जो है वो विकास है, वो डेवलपमेंट है। हमारे जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और ये जो विकास है, जो फिजिकल लेवल का विकास है, उसमें आप देखेंगे कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? आपने इंडस्ट्रीज़ लगाई, कार्बन इमिशन इतना हुआ कि आज एयर पॉल्यूशन से हम लोग परेशान हैं। तो ये इस डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का साइड इफ़ेक्ट है। कोरोना के वायरस को भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यही जो, या चलिए कोरोना को छोड़ देते हैं क्योंकि वो लाइफ स्टाइल से शायद जुड़ा हुआ ज़्यादा है। लेकिन आप जैसे पहले हम पैदल चलते थे, गिर गए तो चोट लग भी सकती थी, नहीं लग सकती थी। लेकिन साइकिल से गिरे तो ज़्यादा चोट लगेगी, मोटरसाइकिल से गिरे तो चोट लगने की संभावना और ज़्यादा है, और हवाई जहाज़ में गए तो फिर तो शायद निकल ही लिए। तो ये विकास का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो कुछ ना कुछ जो है आगे की ओर ले चलता है, तो कुछ ना कुछ उसमें एक नुकसानदेह पार्ट भी जुड़ा हुआ होता है। जैसे कहते हैं ना कि एलोपैथिक मेडिसिन क्योर करता है, तो साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बट ये जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस जो है, ये जो प्रगतिशीलता है, ये एक्चुअली हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअल परस्यूट्स को फॉलो करते हैं, आपका मन विशाल होता है, आप आत्म सुख तत्व में नहीं जीते, आप सम समाज तत्व की बात सोचते हैं, आप सबके कल्याण की बात सोचते हैं। आप जब स्पिरिचुअल परस्यूट्स को फॉलो करते हैं तो आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपका इंटेलेक्ट बढ़ता है, जो धीरे धीरे आपको इंट्यूशन के लेवल पे ले जाता है, जो कि साइको इकोनॉमी में प्रौत प्रणेता ने क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमी के साइको इकोनॉमी में डिस्कस भी किया है कि जब आप स्पिरिचुअल परस्यूट्स को फॉलो करेंगे तो यू हैव इमेंस पोटेंशियल। ये जितनी प्रॉब्लम्स है ना, आपको उनका सॉल्यूशन मिलने लगेगा और सारे चीज़ों को आप ओवरकम कर पाएंगे। और इस प्रोग्रेस का, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का आपका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें हैं जुड़ी हुई, सब और सब अच्छी और खूबसूरत और प्रोग्रेसिव है।
मनीष, ये मैंने कल के क्लास में ऑलरेडी मेरिटोरियस को डिफाइन किया था। आप कल का वीडियो देखें, चीज़ों का दोहराव होगा और वो सबके समय का जो है दुरुपयोग होगा। भोजराज जी, ये तो नहीं पता कि कितने लाइब्रेरी में हैं, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेदारी है और ये हम लोगों का बिल्कुल दायित्व है कि हम लोग अपने अपने घरों में तो कम से कम प्रौद्ध की एक लाइब्रेरी को यथाशीघ्र, बोलते हैं ना शुभस्य शीघ्रम, तो जितनी जल्दी हो हम लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। देखिए एक बात आप समझिए, आपको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, या आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी भुक्ति में तो फलां लोग तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो मुझे क्या करना। नहीं, मुझे क्या करना पे ही आप ध्यान दीजिए, व्हाट आई कैन डू। क्योंकि कहते हैं ना, सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो हम अपने आप से शुरुआत करें। आप छोड़ दीजिए कि कहाँ है कहाँ नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये समय नहीं है इन चीज़ों का। ये जो पूंजीवाद ख़त्म होने वाला है, उससे जो एक बड़ा गैप होने वाला है, वैक्यूम क्रिएट होने वाला है, उसको भरने का ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रौद्ध के प्रणेता ने हमें दिया है। तो बजाय इसके कि हम इसमें रहें कि भुक्ति में हो, हम अपने अपने घरों पे बेसिक बुक्स तो ज़रूर रखें। और जब आपने इसको छोड़ा है तो बिल्कुल इसमें मैं कहूँगा कि कुछ किताब तो ज़रूर हमारे पास होने चाहिए। जो कुछ नाम मैं लूँगा, ह्यूमन सोसाइटी पार्ट 1 और 2, मानव समाज, टू द पैट्रियट्स, बहुत छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप वहीं से शुरू करते हैं तो आपका मन जो है ना प्रौद्ध की भावधारा में बहने लगेगा। देशभक्तों के प्रति, आज की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ द डे, कणिका में प्रौद्ध, प्रौद्ध इन अ नटसेल, प्राउटिस्ट इकोनॉमिक्स, प्रौद्ध अर्थव्यवस्था, ये कुछ किताबें हैं, ये जरूर हम सब लोगों के पास होनी चाहिए। बाकी एडिशनल आप जिनका भी, तद्भवानंद दादा का किताब रखें, डॉक्टर रवि बत्रा जी की किताबें रखें, सोहेल इनायतुल्ला दादा की किताबें आप रखें, महेश्वरानंद दादा की किताबें रखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। जैसे अभी ज्ञानेंद्र सिंह जी ने एक प्रश्न पूछा कि साम्यवाद और प्रौद्ध में क्या फ़र्क है, तो आपका जब नॉलेज बेस ब्रॉडर होगा तो आप समाज को बेहतर तरीके से कन्विंस कर सकेंगे। और ज्ञानेंद्र जी, मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी लेकिन फिर थोड़ा सा इस पे मैं कह देता हूँ कि साम्यवाद और प्रौद्ध में जो मौलिक फ़र्क है कि साम्यवाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, प्रौद्ध रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। कम्युनिज्म के अंदर में, साम्यवाद के अंदर में जो इकोनॉमी है वो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है। वो हर चीज़ जो है कम्युनिस्ट पार्टी के पार्टी बॉसेस तय करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस बियरर्स तय करते हैं, वो भी सिलेक्टेड फ्यू होते हैं। जैसे पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ पूंजीपति सारी चीज़ों को तय करते हैं, तो कम्युनिज्म के अंदर में कुछ पार्टी बॉसेस तय करते हैं। लेकिन प्रौद्ध की अर्थव्यवस्था में पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है बल्कि डिसेंट्रलाइज्ड है। और जो चयन ने एक सवाल पूछा कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, प्रौद्ध की जो अर्थव्यवस्था है, वो ब्लॉक लेवल से स्टार्ट होती है। वी स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक लेवल प्लानिंग, ब्लॉक लेवल डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस मैंने कल चर्चा की थी कि मेरिट को साम्यवाद के अंदर में कोई प्रश्रय या रिकॉग्निशन नहीं है। पूंजीवाद वाले तो अपने स्वार्थ के कारण रिकॉग्नाइज करते हैं कि अरे कोरोना का उसने इलाज ढूंढ लिया, उस साइंटिस्ट को खरीद लो, चाहे उसको $1 मिलियन देना पड़े या 2 मिलियन देना पड़े या $10 मिलियन देना पड़े, उसको पैसे दे के खरीद लो। क्यों? क्योंकि जब हम कोरोना की दवाई बेचेंगे तो इस 1, 2, 5, $10 मिलियन के एवज में 100, 200, 400 बिलियन डॉलर कमा लेंगे। तो वो तो फिर भी थोड़ा सा रिकॉग्नाइज है, करते हैं पूंजीवाद में। साम्यवाद बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं करता है टैलेंट और मेरिट को। अनुज, टेक्निकली मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मेरी फेसबुक के टाइमलाइन पे ये पड़ा हुआ है चारों सेशन, और जो लोग टेक्निकली एक्सपर्ट हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इसको वो डाउनलोड करके, स्पेशली टाटा नगर धर्मेंद्र सिन्हा जी, अगर इसको डाउनलोड करके और इसकी जो फाइल है थोड़ी छोटी कर सकें किसी तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अदरवाइज इट विल बी अ ह्यूज फाइल। तो अगर इसको हम कुछ 10-20 MB में एक एक क्लास को कन्वर्ट करके यूट्यूब पे अपलोड कर दें तो मुझे लगता है कि हम सब के कलेक्टिव एफर्ट का ये एक बहुत ही बड़ा आउटपुट होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुज इस सुझाव के लिए।
बांग्ला मुझे नहीं आती है दीपांकर, तो इसलिए अगर कुछ सवाल हैं तो सॉरी, आपने इंग्लिश में भी लिखा है। थैंक यू दीपांकर इस कन्विक्शन के लिए कि ये जो है डिसेंट्रलाइज। हाँ मनीष, बहुत जल्दी जो है हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी पे जाने वाले हैं। डॉक्टर एसके सिंह साहब, भौतिक प्रगति का साइड इफेक्ट को कम करने का क्या उपाय है? मुझे लगता है कि शायद कोई उपाय नहीं है। अगर आप हवाई जहाज में बैठे हैं और वो एक्सीडेंट करेगा, तो अगर आप किस्मत वाले होंगे, पैराशूट लेके कूद गए, और अगर आपको पैराशूट ऑपरेट करना आता है, तब तो बचने की संभावना है, बल्कि बजाय उसके तो साइड इफेक्ट्स रहेंगे। जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत ही वैलिड प्रश्न उठाया है, क्योंकि इस देश में फिर से एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की एक नीति हो। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में मेरे अपने कोई विचार नहीं है, क्योंकि मैं प्रौद्ध प्रणेता का शिष्य हूं, तो मैं प्रौद्ध प्रणेता की बात को रखता हूं। प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं पॉपुलेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, रादर पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है एक हमारा एसेट है, एक पोटेंशियल है। और ये जो पृथ्वी है या जो अलग अलग ग्रह जिनको अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो 8 बिलियन लोग तो छोड़िए, हम 10, 12, 14, 15 बिलियन लोगों को भी अच्छे से रख सकते हैं, उनके साथ जी सकते हैं। बस ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म करने की बात है। लेकिन एक बात प्रौद्ध के प्रणेता जरूर कहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात उन्होंने नहीं की है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो आर्टिफिशियल तरीके अपनाए जाते हैं, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसको भी उन्होंने प्रमोशन नहीं किया है। उसके उन्होंने कहा है कि एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल एंड नेचुरल, नथिंग आर्टिफिशियल। और लेकिन एक बात वो कहते हैं कि अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर उनको लगता है कि वो एक बच्चे से ज़्यादा का भरण पोषण, मतलब उसकी डेवलपमेंट, केयर और नर्चरिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही बच्चा रखना चाहिए, 2-4 बच्चे रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर परिवार को लगता है कि दे आर कैपेबल एनफ for 2 or 3 children, they can go for 2 or 3 children, there is no problem। तो फिर मैं उसी बात को रिपीट करता हूँ कि प्रौद्ध के प्रणेता ने पॉपुलेशन कंट्रोल की वकालत नहीं की है, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो परिवार जो बच्चे रखना चाहता है, वो जरूर उसके भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति का ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि बच्चे तो पैदा हो गए और रोड पे खेल रहे हैं, कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, रेड लाइट्स पे वो भीख मांगेंगे। तो इस कंसेप्ट से बिल्कुल जो है खिलाफ है प्रौद्ध के प्रणेता। तकरीबन 1 घंटे का क्लास हो गया है, आज का सेशन हो गया है। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो आज का जो है, क्योंकि क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं, तो आज का हम यहीं जो है सेशन जो है वो वाइंड अप करते हैं। और उन सभी लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद जो लोग लाइव जुड़े, जो लोग पोस्ट प्रोग्राम वीडियोस देख रहे हैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, सवाल के माध्यम से जो चीज़ों की क्लैरिटी बन रही है, आप सभी लोगों का हृदय से साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 10 बजे फिर से हम लोग फेसबुक लाइव होंगे। नमस्कार।